गाजा बेथनून में 20 इजरायली सोल्जर्स को मारने और घायल करने के बाद दूसरी बड़ी घटना हमास ने कर दी है। शुजैया के अल मवाशी एरिया में एंटी पर्सनल मोटर फायर से कम 12 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आ रही है शुजैया से, अल मवाशी एरिया से, और शुजैया को लेकर और भी फुटेज हमास ने रिलीज किए जो पहले ऑपरेशंस किए। उसके बाद 3 जुलाई का एक घटना वो सामने आई है। ये भी शुजैया की घटना है, अल मुंतार स्ट्रीट की, और एक वीडियो जो रिलीज किया जिसके बारे में बताऊंगा, जो पहले के कुछ घटनाओं का कंपाइलेशन है, उसमें भी बिल्कुल प्रिसाइज एक स्नाइपर फायर से कैसे इजरायलीज को हमास मार रहा है ये दिखाया गया। देखिए, बहुत बड़ी आज का दिन टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आज एक वेव चल गई, और ये वेव हमास ने एक तरह से जो पूरे जून भर में जो उसने 30 दिनों में 30 इजरायली सैनिक मारे, फिर जुलाई में लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 8 जुलाई है, और 8 जुलाई 2025 का मंजर यह है कि ये जो पहले 7 दिन है, इसमें अगर गिना जाए तो लगभग रोज 2 या 3 इजरायली सोल्जर्स, और 2 जुलाई को 7 जो जल के मर गए थे, और कल फिर यानी 7 तारीख को जो बेथनून की घटना हुई जिसकी आज खबर आई, उसमें तो 5 मारे गए हैं वो। अब आप सोचिए, ऑलरेडी 8 दिन में अगर हम केवल 2 घटनाओं को मिलाएं तो 12 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। जून में 30 मारे गए थे, हर दिन के में एक के हिसाब से देखिए। और ये आईडीएफ का ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। और अभी भी अगर केवल हम 2 जुलाई और 7 जुलाई की ले, 5 और 7 तो 12 हो गए ना, और 8 दिन हुए। ये भी अभी आईडीएफ का ऑफिशियल एक एक्नॉलेजमेंट है, जो ऑफिशियली वो एक्सेप्ट कर रही। असलियत तो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए देखिए पूरे लेख इस पे आ रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स क्यों हार रहे हैं, इस समय गाजा में क्यों हार रहे हैं। नेतन्याहू किस तरीके से फंसा हुआ है। नेतन्याहू ने आज व्हाइट हाउस में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नेतन्याहू ने रिकमेंड किया। मतलब कि कोई दानव जो है वो एक तरह से, मतलब कोई दानव किसी आदमी को अपॉइंट करे कि इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, इसको भगवान का स्टेटस मिलना चाहिए। अब क्या कहा जाए, किस तरह का एग्जाम्पल दिया जाए इसमें। यह पूरी स्थिति हो गई। अच्छा, यही नहीं, लेबनान की पूरी जो सिचुएशन है उसमें अभी खबर आ रही है कि अशूरा के दिन लेबनान में जो जुनून दिखाई पड़ा, वो जुनून जो इजरायली रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बड़े हमले की तैयारी हिजबुल्लाह कर रहा है, ऐसा जुनून कभी भी अशूरा में लेबनान में नहीं दिखाई पड़ा। और ये उन लोगों के भी मुंह पे तमाचा है जो मातम को चैलेंज करते हैं कि मातम नहीं होना चाहिए। मातम से ही क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट बनती है, मातम से ही रेवोल्यूशनरी स्पिरिट बनती है। और ये दिखा दिया है मिडिल ईस्ट में पूरी तरह, चाहे कोई भी देश, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में, ईरान में आप देख लीजिए, लेबनान में देख लीजिए, सीरिया में जो मातम हुआ है। उसके बाद फिलिस्तीन में सब सुन्नी जनता, लेकिन उन्होंने मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पूरा उसको जो अशुरा है उसको प्रॉपर्ली सेलिब्रेट किया। उसके बाद सब जगह, यमन में भी, और ये देखिए, अच्छा इजिप्ट में भी, यानी पूरा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो हर जगह अलाइन हो रहा है। शिया सुन्नी अद्भुत एकता दिखाई पड़ रही है एक दूसरे के उसमें, बिना इंटरफियर किए, और कंधे से कंधा मिला के, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में मशीन गन लेके युवा निकल चुके हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब होकर रहेंगे, ये आज साबित हो गया है। और बड़ी खबर आपको बताएं, यमन जो लाल सागर में एक चाइनीज फ्रिगेट ने जर्मन शिप पे हमला कर दिया, और वो जर्मन शिप यमन पे हमला करने वाली थी। ये इस तरह की घटना पहली बार ये हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, चाइनीज एक फ्रिगेट ने एक जर्मन शिप पे हमला किया है जो यमन पे हमला करने वाली थी। इससे बड़ी मिसाल क्या आपको चाहिए इस बात की कि रशिया और चाइना एक साथ मिलके लड़ रहे हैं ईरान के साथ, यमन के साथ, पूरा इजराइल को घेर रहे हैं। उसके बाद जो मैजिक सीज ऑपरेशन हुआ, यानी जो 3 दिन पहले जो यमन ने एक इजरायली व्हीकल को नष्ट कर दिया, डुबो दिया, उसका फुटेज सामने आ गया। केवल वो हमारे पास है, उसको अभी हमने डाला भी नहीं अपने एक्स और टेलीग्राफ अकाउंट में, उसको मैं डालूंगा आज रात को या कल। और ये तो एक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आज जो सुबह का वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने बताया था यमन ने एक दूसरा ऑपरेशन भी किया, अभी उसका वीडियो नहीं आया। बहुत सारी बड़ी खबरें, इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम
के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लामी को कहना पड़ा कि इजराइल के खिलाफ अब सैंक्शंस लगाने का टाइम आ गया है। इजराइल के खिलाफ अब सैंक्शंस लगाने का टाइम आ गया है। यूनाइटेड किंगडम जो अमेरिका का पिछलग्गू है, जो एक्चुअली जिसने जो मतलब अगर यूके कह रहा है तो समझिए यूएस कह रहा है। ये सारी जो पूरी बातें हैं रशिया को लेके, जो रशिया के नए इनिशिएटिव यूक्रेन के खिलाफ है, उसमें ट्रंप पीछे हट गया कि ट्रंप ने कहा था हम हथियार देंगे यूक्रेन को, फिर कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है, फिर कहा कि देंगे, फिर कहा केवल 10 पेट्रियट मिसाइल देंगे, बाकी हम नहीं दे सकते। अब ये सब जो पूरी एक स्थिति है, उसमें ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, ब्रिक्स के सम्मेलन में जो ब्राजील, क्योंकि ब्राजील में हुआ, और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट लूला जो कि वामपंथी भी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांग जो उन्होंने स्टेटमेंट इशू किए ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की जो टैरिफ वॉर के खिलाफ, वो भी आज का डिस्कशन है। सबसे पहले देखिए हम लोग आते हैं हमास पे। हमास ने देखिए जो घटना पूरी की, सबसे पहले बेत हनून की और जो फैक्ट्स बेत हनून की घटना के बारे में आए हैं उनके वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए 7 तारीख को, 7 जुलाई यानी कल 7 जुलाई 2025 को 10 बजे रात नेत्जा यहूदा एक इजराइल की बदनाम बटालियन है। नेत्जा यहूदा ये बहुत ज्यादा जुल्म करती है, इसने बहुत सारे सिविलियंस को मारा है। नेत्जा यहूदा की एक पैदल टुकड़ी, एक बटालियन है वो, उस बटालियन की एक टुकड़ी, उसमें कम से कम 20 से करीब 25 से 30 सोल्जर्स थे। ये एक सड़क क्रॉस कर रही थी बेत हनून में, यानी जो उत्तर गाजा में बेत हनून है, और बेत हनून में 2 बार पहले ये नेत्जा यहूदा बटालियन को हमास एम्बुश कर चुका है। लेकिन इस बार ये सारी बात थी कि पूरा एरिया क्लियर है, और उस एरिया से जैसे ही वो लोग निकले, एक के बाद एक 2 रिमोट बम विस्फोट हो गए। 2 बड़े विस्फोट हुए रिमोट से, पर खच्चे उड़ गए। आप 5 सोल्जर्स तो ये इजराइल कह रहा है, मेरा अनुमान है कि कम से कम 12 से 15 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और 10 से और उससे ज्यादा घायल है, क्योंकि 25 से 30 जो सोल्जर्स, जो एक पैदल टुकड़ी सबसे पहले गुजर रही थी बेत हनून से, एक्सप्लोजन हुआ, 2 बम ब्लास्ट एक तरह से हुए। अगर और सिंपल भाषा में कहें, 2 बम ब्लास्ट हुए, भाड़ एकदम एक बीचों बीच, उसमें बचने का कोई चांस ही नहीं। उसके बाद जो रेस्क्यू फोर्स आई उस पर एंटी टैंक गन मार दी, एंटी टैंक रॉकेट मार दिया। अब मैं देखिए आपसे मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले कहा था कि एंटी टैंक गन हिजबुल्लाह की खासियत है, वो ट्रॉफी सिस्टम को बीट करने के लिए बनाता है। वो एंटी टैंक गन हमास ने सोल्जर्स पे छोड़ दी। अच्छा ये देखिए क्या है कि जो नए कमांडर, जो इजराइल समझ रहा था हमास की वीकनेस है कि हमने सब बड़े कमांडर्स को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, भाई इस कमांडर का तो नेता वही अबू हमजा फैयाद निकला, जिसको तुमने कहा था हमने असैसिनेट कर दिया। ये तो वही उसका कमांडर निकला। फिर उसका वीडियो भी आया जिसमें उसने खुलेआम चैलेंज किया, उसने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, अभी इजरायली सोल्जर्स को एक एक करके सजा दी जाएगी। उसके बाद अबू उबैदा का स्टेटमेंट आया, अबू उबैदा ने चैलेंज कर दिया खुलेआम इजराइल को। उन्होंने कहा क्यों झूठ बोलते हो जायनवादी, क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हारे कितने सैनिक मारे गए झूठ में हमें पता है, 30 नहीं मारे गए, कम से कम 150 सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद जुलाई के पहले दूसरे, ये जो पूरा जुलाई का जो महीना बीता है, 7 दिन जो 8 दिन बीते हैं, इनमें हर दिन तुम्हारे 10 से 12 सोल्जर्स मारे गए। ये कितना बड़ा, अब आप देखिए ये जो घटना है, इसमें बीचों बीच एक्सप्लोजन हुआ, इजराइल एडमिट कर रहा है 5 लोग मारे गए और करीब 16 घायल है। और सच्चाई देखिए, उसके बाद जो रेस्क्यू फोर्स आई उसके ऊपर एंटी टैंक गन मार दी हमास की एक फोर्स ने, यानी रिमोट से डिटोनेशन भी हो रहा है। और रिमोट मतलब दूर से कहीं पर छिप के कोई डिटोनेट कर रहा है हमास का इंजीनियर। लेकिन वहीं पर हमास के फाइटर्स भी हैं, जैसे ही डिटोनेशन होता है वो रुकते हैं, अफरा तफरी मचती है, करीब आधा घंटा गुजर जाता है, हमास के फाइटर्स कुछ नहीं करते हैं। जब रेस्क्यू फोर्स आती है तब एंटी टैंक गन मार देते हैं। उस रेस्क्यू फोर्स का क्या हाल हुआ होगा, वो मान लीजिए वो भी करीब बड़ी फोर्स थी, वो 30 से 40 सोल्जर्स की, उसमें कई लोगों के अगवा होने की बात भी है कि, और ये अबू उबैदा ने हिंट किया, उसने कहा कि अभी तो हमने कुछ इजरायली सैनिकों को अगवा किया है, उसके बाद हम आगे चल के और करेंगे। यानी इजरायली होस्टेजेस की संख्या बढ़ रही है। अभी जो थी करीब 24, जिसके बारे में कहा जा रहा है 20 जिंदा हैं,
उनके अगर ये सब इजरायली सोल्जर्स जो पकड़े जा रहे हैं अगर ये ऐड हो गए तो क्या स्थिति बनेंगे आप बताओ। अभी तक इजराइल ने जो ईरान ने उसके पायलट्स पकड़े, इसमें एक महिला पायलट भी है, अभी तक ऑफिशियली एक्नॉलेज तक नहीं किया उसको। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पाई मिशन था ईरान पे हमला, और उसको जैसे होता है कि भाई कोई मोसाद का ऑपरेटिव पकड़ा जाए तो इजराइल उसको डिसोन कर देता है, उस तरह की स्थिति इजराइल की है। चारों तरफ से घेर के आग का दरिया, मैंने आपसे कहा था, मैंने कल भी कहा था, आग का दरिया इस तरीके का बन गया, हालत खराब हो गई है, मिट्टी में मिल गए सब। और ट्रंप से बड़ा कोई इस समय दुखी और उदास इंसान नहीं है, क्योंकि उसके परिवार वालों ने कहा कि ट्रंप डिप्रेशन में है। ट्रंप डिप्रेशन में है। जो पूरी दुनिया को धमकाता फिर रहा है वो डिप्रेशन में चला गया, हमास और ईरान की वजह से, केवल हमास और ईरान की वजह से, और जो चाइना और रशिया ने जो रीढ़ की हड्डी दिखाई है। अभी ब्रिक्स को लेके वो इतना डेस्परेट है। डॉलर, ये ट्रंप के रहते डॉलर गिरेगा, डॉलर की वैल्यू गिरेगी, डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। ये वो सह नहीं सकता, लेकिन उसको सहना पड़ेगा। तो ये मैं बता रहा था कि अल मवासी में आज देखिए जो होती, ये तो 7 तारीख की घटना थी बेथनूम, जो 8 तारीख को अल मवासी में हुआ। उसके बाद देखिए जो 3 जुलाई को अल मुंतर स्ट्रीट ईस्ट ऑफ शुजैया में जो एक और घटना, जिसमें D9 बुलडोजर, ये हमास के फाइटर्स ने यासीन 105 शेल आरपीजी लॉन्चर से मार के उसको नष्ट कर दिया, उसके बारे में भी आज खबर आई। और 3 जुलाई की जो जितने इजरायली मारे गए हैं उसमें उनका इजाफा हुआ। अभी देखिए आंकड़े आएंगे, इजराइल खुद देगा, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए जो पूरा जो पिछले कुछ दिनों में, यानी जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के पहले हफ्ते में जो ऑपरेशंस किए हैं हमास ने, उसका कंपिलेशन एक आया है 2 मिनट 29 सेकंड का, वो भी मैं डालूंगा कल। उसमें भी देखिए ये है कि एक एक जगह बिल्कुल प्रिसाइज टारगेटिंग है, कि जैसे दिख रहा है कि अल मुंतार में ऐसे मारा, उसके बाद शुजैया की नेबरहुड में ऐसे मारा, तुफो में ऐसे मारा, दराज में ऐसे मारा। इस तरीके से वो एक एक इंसिडेंट पूरा साफ दिख रहा है कि किस तरह से मारा। वो वीडियो मैं कल डालूंगा। उसके बाद एक और वीडियो आया है जिसमें कुछ और इस तरीके के जो सीन्स हैं वो भी सामने आए। और उसमें देखिए एक जो घटना है वो आ रही है कि इजराइल ने, क्या हुआ है कि गाजा में जहां जहां इजराइल 5 ब्रिगेड काम कर रही है, यानी 50 से 60 हजार सोल्जर्स है, लेकिन सब आगे नहीं आ रहे हैं। आगे ये जैसे ये वाली जो यहूदा, जब इसको बेहुदा, इसका एक तो बंदी बनती, ये जो यहूदा बटालियन थी, इस तरह की जो कुख्यात बटालियन है, इन्हीं को भेजा जा रहा है, यही मारे जा रहे हैं। और बाकी जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस वहां टेम्परेचर है, और वहां पर बालू है गाजा में, और उस बालू में उनको लेटे रहना पड़ता है, 9-9, 10-10 घंटे लेटे रहना पड़ता है, जल जाता है उनका बदन। कम से कम 18 केसेस केवल जून में ऐसे आए जिसमें इजरायली सोल्जर्स का बदन लेटे रहने से, अपने बचाव से, क्योंकि वो उठेंगे, उनको डर है कि हमास मार देगा, 18 इजरायली सोल्जर्स का बदन जल गया, वो उनका इलाज चल रहा है। 35 डिग्री सेल्सियस में वो लेट के रेंग के आगे बढ़ने, और जब उठ के, जब खड़े होके आगे बढ़ते हैं तो बेथनून हो जाता है। ये जो शुजैया में अल मवाशी में हुआ वो हो जाता है। इस तरह की घटनाएं हो जाती। उसके बाद आप देखिए ये जो अच्छा हाँ, और उसके साथ साथ इजरायली आर्मी ने वहां पर कुछ एक छोटे मोटे एयरपोर्ट्स बनाए हुए, और उन एयरपोर्ट्स में, मतलब जहां पर ये 5 ब्रिगेड्स हैं, उनमें दिन भर ड्रोन्स आते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, बमबारी होती है सिविलियन एरियाज की। और जो सिविलियन कैजुअलिटीज, आज भी करीब 62 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए। उसके बाद जो बात लेकिन क्या है कि जो ये ड्रोन्स की इन्होंने जो टेम्पररी एयरफील्ड्स वगैरह बनाई हुई हैं, ये सब इतनी फ्रेजाइल है कि उसमें कई ड्रोन्स धस जाते हैं। गाजा का टेरेन ऐसा है कि वहां पर कोई आप बहुत बड़ी कोई एयर स्ट्रिप बना दीजिए, कुछ ये कर दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ड्रोन्स का वेट, मतलब एक के बाद एक ड्रोन, जैसे हर 2 मिनट में ड्रोन आता है, वहां से उड़ता है, फिर तो वो ड्रोन्स के उससे वो पूरा धस जाता है। और इसीलिए एक जो कंपाइलेशन जो कई घटनाओं का हमास ने रिलीज किया है, और जो मैं बता रहा हूं 2 मिनट 29 सेकंड का है, उसमें एक लाइन भी है, एक हमास फाइटर ने कहा है
कि हमसे ड्रोन्स की बात मत करो, ना हमसे सेना की बात करो। हम ना सेना देखते हैं ना ड्रोन्स देखते हैं। हम चाहे 1 हो, चाहे हम 10 हो, चाहे हम 10 हो, चाहे हम 20 हो, चाहे हम 20 हो, चाहे हम 40 हो, हम जब हमला करते हैं हमें केवल इजरायली सोल्जर दिखाई पड़ता है और उसकी मौत कैसे इंश्योर की जाए ये दिखता है, केवल ये दिखता है। ये आप देखिए, ये स्पिरिट है। और इजराइल इस खुशफहमी में या गलतफहमी में, कुछ भी कहिए, कि हमास के जो फाइटर्स हैं, हमास के कितने कमांडर मारे गए, नए कमांडर्स आ गए, नए कमांडर्स उससे ज्यादा खतरनाक है। अब ये पहले भी हमने आपको बताया, जब नॉर्थ गाजा में वो लड़ाई हुई थी 19 जनवरी 2025 को, युद्ध विराम के पहले, हमने उस समय भी आपको बताया था कि नए कमांडर ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। और अभी जो फिर से जो एक नया बैच आया है, वो नया बैच उससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है जो पहले आया था। यानी एक जो पुराना जो यहिया सिनवार के साथ वाला बैच था, जो उन्हीं के, जब वो शहीद हुए उन्हीं के आसपास वो भी शहीद हो गए, उसके बाद नया बैच आया, उसके भी बड़ा, उसका भी एक बड़ी संख्या उसकी भी 17 मार्च 2025 में जो इजराइल ने ऑफेंसिव लिया उसके बाद शहीद हो गए, एक बड़ी संख्या। और उसके बाद अब जो नया आया, अच्छा, ये जो अबू हमजा फैयाद जो कि बेथरून का कमांडर है, ये वो है जो यहिया सिनवार के बाद वाली उसमें आया था। और अभी 17 मार्च के बाद जो एक सफाया हुआ कई हमास कमांडर्स का, उसमें वो शामिल नहीं था। हालांकि इजराइल ने 2 बार उसको क्लेम कर चुका है, पहले भी 2024 में भी, यहिया सिनवार की शहादत के पहले भी, और अभी 17 मार्च के पहले, ये 17 मार्च के बाद कि उसको मारा जा चुका। और वो वही कमांड कर रहा है, वही अपना हाथ से रिमोट दबा रहा है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब आप देखिए क्रांति क्या होती है, क्रांतिकारी लहर क्या होती है, इनकलाब ऐसे ही होता है। ये कोई उसकी लड़ाई नहीं है, ये कोई केवल किसी मुस्लिम्स को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये कोई वो नहीं है जन आंदोलन टाइप का। ये क्रांतिकारी युद्ध है, ये जंग है। इसमें सवाल ये है कि इंसाफ जीतेगा, इंसाफ का राज कायम होगा कि नहीं। क्योंकि अबू हमजा फैयाद ने यह भी कहा है कि इजरायली एक एक करके तिल तिल के यहां मारे जाएंगे और फिलिस्तीनी गाजा, वेस्ट बैंक और जो एरिया इजराइल ने ऑक्यूपाई किया है उस पर राज करेंगे। यानी 1948 से जो ऑक्यूपाई किया उस पर भी राज करेंगे। ये स्पिरिट है, इस स्पिरिट को आप समझो। मैं इसीलिए जब कहता हूं लोगों को बुरा लग जाता है कि जो जामिया मिलिया के आसपास के जो एरियाज हैं, जो बाटला हाउस के आसपास एरियाज है, आपने ठीक है बहुत जेल है, हम भी आपके साथ खड़े रहे उस दौर में, लेकिन आप लोग ये भी समझिए कि हमास एक क्रांतिकारी विचारधारा, अपनी विचारधारा बदलिए। इस समय पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में शिया सुन्नी एक है, उनकी क्रांतिकारी विचारधारा डेवलप हो रही है, उसको अपनाइए, तभी भविष्य, वरना भारतीय मुसलमानों का भी भविष्य नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं, क्योंकि मैं सच्चा सनातनी हिंदू हूं और आपका शुभचिंतक हूं। और ये चीज, ये क्रांतिकारी विचारधारा मुस्लिम्स के अंदर जाए, ये भी मेरी जिम्मेदारी, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। अभी आप देखिए, ये जो अबू उबैदा का स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि भाई देखो सीधी बात है, ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, ये घिसाव थकाव की लड़ाई है, इसमें इजराइल कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि इजराइल के पास संख्या बल की भी कमी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है जो एक्स फैक्टर है, अननोन स्पिरिट। वो जो स्पिरिट है और स्पिरिट के साथ जो नई टेक्नोलॉजी हमास की है, तो अननोन एक्स इंटू अनदर अननोन एक्स, एलजिब्रा भी फेल है, एलजिब्रा भी फेल है इसके आगे। यही मैं कह रहा हूं कि जो इंसान की कुव्वत है वो एलजिब्रा और मैथमेटिक्स को भी फेल कर देता है। इसीलिए हमेशा विज्ञान में विकास होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर न्यूटन ने लॉज डिस्कवर कर दिए तो शाश्वत हो गए, नहीं, उसके बाद आइंस्टाइन भी आया, अभी और भी आइंस्टाइन को भी चैलेंज किया जा रहा है, वो होता रहेगा। तो उसी तरीके से ये मत समझो कि जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो एक जगह थम जाते हैं, वो बदलते हैं, हर वक्त वो बदलते हैं, हर युद्ध में वो एक नया रूप उनका सामने आता है। और हमास ने जिस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से जो वेपन्स की टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे उन्होंने युद्ध से सीखते हुए आगे बढ़ाया है, पहले से कोई दी हुई नहीं, युद्ध से सीखते हुए, कोई किताबों से नहीं, संघर्ष के मैदान से अपना खून देके और खून लेके इजरायलियों का उन्होंने इस तरीके से पूरा एक नए हथियार इजाद किए, नए नेतृत्व इजाद किया है।
ये जो देखिए पूरी स्थिति। अच्छा, अब हम इस पे देखिए आते हैं कि अब तो ये साबित हो गया कि इजराइल के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं जो वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। और ये जो यहूदा जो बटालियन है, ये तीसरी बार इसका एम्बुश हुआ है। इसको पूरा नेस्तनबूत धीरे धीरे हमास कर रहा है। उसके बाद हमास ने जो शबाब गुंडा है जो कह रहा था कल की हमास के जो फाइटर्स लड़के हैं, अब उसके कम से कम 4 लोगों को पब्लिकली आज गोली मार दी हमास ने, और शबाब के ऊपर डेथ सेंटेंस है। शबाब अंडरग्राउंड भाग रहा है। शबाब आइसिस का आदमी, अपने को बहुत बड़ा सुन्नी कहता है, कुत्तों की तरह उसको सुन्नी, जो हमास के सुन्नी है वही मारेंगे और उसको वहां मार के लटका देंगे। ऐसे सुन्नियों को हमास ने कहा है कि डेथ सेंटेंस पास कर दिया, जान से मार देंगे। अब आप देखिए इस चीज को, आप देखिए ये पूरी बारीकी से आप देखिए। भारत में मैं वार्निंग देना चाहता हूं फिर से, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे तुम जितने पढ़े लिखे हो नहीं हो, तुम्हारे भी दिन समझ लेना, जब भारत में एक क्रांतिकारी वेव चलेगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जो ईरान का विरोध कर रहे हैं, जो ईरान का विरोध कर रहा है वो हमास का विरोधी है, जो हमास का विरोधी है वो इजराइल और अमेरिका का दलाल है, सीधी बात है। इसके बाद देखिए इजराइल में जो नेतन्याहू अमेरिका में फंसा हुआ है, इजराइल के कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स ने आज रेजिग्नेशन दे दिया। मैं बता रहा हूं आपसे बार बार कि इजराइल के अंदर एक युद्ध छिड़ा हुआ है, और वो पूरा युद्ध आईडीएफ और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो और गहराया है। नेतन्याहू वहां से कोई सीज फायर की डील लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी होना है तो हमास के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा। हमास ने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि चित भी उसकी पट भी उसकी, ऐसी सिचुएशन हमास ने बना दी है। फिर यमन का जो सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल है उसने भी कहा है, उसने कहा है हमास से कि अपना सर ऊंचा करके नेगोशिएट करना, हम तुम्हारे साथ हैं अंतिम दिन तक, और यमन खाली हो जाएगा इसके पहले कि गाजा खाली हो। यमन खाली हो जाएगा कि इसके पहले गाजा खाली हो, ये यमन के लीडर्स कह रहे हैं खुल के, किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोलने की। और वो जो चाइनीज जो चाइना का फ्रिगेट जो आया और उसने जिस तरह से किया उसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए मुहर्रम के जो सेलिब्रेशंस जो लेबनान में हुए, जो सीरिया में हुए, सीरिया में शियाओं का इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है, बच्चे मार दिए, औरतें मार दी, लेकिन शियाओं ने जो एक वहां पर एक विजन दिखाया है, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने मातम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अल शराब को भागना पड़ा, एचटीएस की ताकतों को भागना पड़ा मातम के आगे। बताओ इसके आगे क्या चाहिए तुम्हें, भागना पड़ा उसको। जहां पर एक सईदा जैनब की जो एक बहुत बड़ी श्राइन है डेमस्कस में, जिसको बुरी तरह से डेजिग्रेट करने की कोशिश अल शरा ने पूरी तरह से की, अभी भी कर रहा है, वहां पर इतने लाख लोग आ गए कि अल शरा की फोर्सेस भाग गई, एचटीएस भाग गया। अब बताओ तुम्हारी क्या औकात रह गई, क्या औकात रह गई अल शरा और तुम्हारे जो फॉलोवर्स हैं, क्या औकात रह गई। ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, इसको लेके बड़ी भयंकर चर्निंग हो रही है, हर जगह हालत खराब हो रही है। लेबनान में मैंने बताया ही आपको कि दहिया के इलाके में सब में जो लोग पेजर ब्लास्ट में, जो जब हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे, जो पेजर ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो कितने लोग अंधे हो गए थे, वो लोग मौकब एक वो होता है कि जिसमें जो मातम कर रहे हैं उनको सर्व करते हैं, वो अंधे लोग सर्व कर रहे थे। ये पैशन है, और लाखों की संख्या में सीरिया और लेबनान जैसे एक हो गया था, और बहुत जल्दी सीरिया में अल शरा की सरकार गिरने वाली है। ये बात सब लोग जानते हैं, अमेरिका भी जानता है, इसलिए अमेरिका आईसिस को वहां खड़ा कर रहा है। लेकिन आईसिस को खड़ा करने से कुछ नहीं होगा, उसमें जो अलावाइट और शिया और सुन्नियों में भी जो क्रांतिकारी हिस्सा है, जो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है, वो भी पूरा तैयार है। उसने तो मारा है इजरायलियों को, अल शरा को मारा है, वो तो पूरा कटिबद्ध है। तो ये देखिए क्रांति को समझिए, ये शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम नहीं, क्रांति एक अपने में अलग एक चीज होती है, एक अलग ही एक जज्बा होता है, एक अलग वेव होती है, एक अलग धर्म होता है, उसको मान लीजिए, और उसमें सब एक होते हैं। इमाम हुसैन भी इन्वोक होते हैं, कार्ल मार्क्स भी इन्वोक होते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद भी इन्वोक होते हैं, सब इन्वोक होते हैं। उसमें संत तुलसीदास भी इन्वोक होते हैं, शाह वलीउल्लाह भी होते हैं, हसन अल बन्ना भी होते हैं। मैं इसीलिए देखिए अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको घटनाएं भी बताता है, और आपको एक जरिए से एडलॉजिकल एजुकेशन भी आपका करने की कोशिश करता है। उसके बाद आप देखिए जो यहां पर एक और ईरान की तरफ से एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव हुआ है कि ईरान ने एक नया पैंतरा खेला है।
यूएन को उन्होंने लिखा है कि इजराइल ने वॉर क्राइम्स किए, और इस बार उन्होंने एक जो आर्टिकल 6 है, यूएन चार्टर के अंदर, यूएन के अंडर एक बॉडी है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर। ये जो आईसीसीपीआर है, इसमें इंडिविजुअल लाइफ प्रोटेक्टेड है। तो ईरान ने जो नया पैतरा यूनाइटेड नेशंस के सामने एक नई डिमांड रख दी है कि इजराइल ने वॉर क्राइम्स किए, और इसलिए वॉर क्राइम्स किए क्योंकि उसने इंडिविजुअल डॉक्टर्स को टारगेट किया, उसने इंडिविजुअल एथलीट्स को टारगेट किया। ये वॉर क्राइम्स है। और ये जो वॉर क्राइम, और ये एक स्वतंत्र देश पे हमला किया, और ठीक है उसमें आर्मी के लोगों को मारा, वो भी एक इंटरनेशनल वायलेशन है। लेकिन दूसरा क्लॉज इसका, आर्टिकल 6 का जो ये वायलेशन है, इसका क्या होगा? ये ईरान ने सवाल बना दिया, और इसको लेके यूएन बिल्कुल चुप है। उसको कोई, उसके सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। लेकिन ब्रिक्स ने उस चीज को उठा लिया है। और ब्रिक्स की बात अगर करें हम, तो ब्रिक्स ने देखिए बड़ी चीजें की, भारत भी उसमें सिग्नेटरी है। नरेंद्र मोदी झुक गए ईरान के सामने, और आप देखिए कैसे झुके, क्योंकि जो ब्रिक्स ने जो 2 स्टेटमेंट इशू किए हैं, ईरान इजराइल वॉर पे एक, और गाजा पे, ईरान इजराइल वॉर पे ब्रिक्स ने साफ तौर पे कहा है, ब्रिक्स ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल इज द एग्रेसर, कि इजराइल आक्रामक था। ईरान को आक्रामक नहीं कहा है, ना ही यह कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे इसलिए इजराइल ने हमला किया। नहीं, उन्होंने कहा इजराइल ने वन साइडेड अनप्रोवोक्ड अटैक किया, गलत अटैक किया, और इजराइल को हम कंडेम करते। नरेंद्र मोदी इसमें सिग्नेटरी हैं। अब बताओ। उसके बाद दूसरी, गाजा में उन्होंने कहा अनकंडीशनल सीज फायर, यानी जो इजराइल कंडीशन लगा रहा है कि हमास अपने वेपन सरेंडर करे, ये करे, वो करे, उन्होंने कहा नहीं, अनकंडीशनल सीज फायर गाजा में होना चाहिए। ब्रिक्स का स्टेटमेंट है, भारत उसमें सिग्नेटरी। मैं तभी कह रहा हूं, व्यक्तियों से नहीं होता है। नरेंद्र मोदी नीतियों के बोझ तले दबे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहां वो पॉपुलर हैं, भारत में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामोफोबिया देखिए, किसी भी देश की, जो हमेशा ये कहा, ये एक नियम है कि जो जिस देश की इंटरनल पॉलिसीज होती हैं वही कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है। यहां की इंटरनल पॉलिसी 2014 से इस्लामोफोबिया है, एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी में भी वो रिफ्लेक्ट हुई कि ईरान और इजराइल कैंप में आप चले गए जो इस्लामोफोबिक है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब फॉरेन पॉलिसी में आपको एक इस्लामोफोबिया से अलग हटना पड़ रहा है, तो डोमेस्टिक में आप बिना उससे अलग हटे नहीं रह सकते। बीजेपी की सबसे कमजोर दौर आने वाला है, जहां वो अपने सबसे मजबूत हथियार, सांप्रदायिकता, मुस्लिम विरोध, जिससे वो हिंदुओं को पूरा अराउज करती थी और गलत तरह से मोबिलाइज करती थी, उसके खात्मे का समय आ गया। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। ये भी गाजा और ईरान को इसका श्रेय जाएगा, हमास और ईरान को इसका श्रेय जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखिए बड़ी चीज हुई है। और उसके बाद जो ये सबसे बड़ी बात, जो एक तरह से एक मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि गेम चेंजर। अब गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर है चाइना का हमला जर्मनी पे। जर्मनी की फ्रिगेट पे चाइनीज फ्रिगेट का एक जर्मन आक्रामक नौका जो कि यमन पे अटैक कर रही थी, उस पे हमला। और उसको लेके जर्मनी ने, चाइना के जो एम्बेसडर हैं जर्मनी के, उनको समन किया है कि तुमने यमन की मदद में ऐसा कर दिया। चलिए अगर कोई एक्सीडेंट हुआ होता तो समझ में आता, लेकिन यमन की मदद से तुमने ऐसा कर दिया। ये दिस इज ये बिल्कुल शॉक लगा है जर्मनी को। और जर्मनी को देखिए फॉरफ्रंट पे किया जा रहा है नेटो द्वारा कि वो रशिया के खिलाफ आर्म हो और ये करे वो करे, उधर चाइना ने मार दी। ये देखिए पूरी एक समग्र खबरें हैं, और इसको लेके हम आपके बीच जो इसके और जो डेवलपमेंट्स हैं उनको लेके कल मैं और आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।